ग्लेन नीली सेडान में ब्राइटन पुलिस स्टेशन वापस आ गया था। वो अपने ऑफिस में अकबी सिमत से आया था। यहाँ इसके अलावा 10 दूसरे सुराग रसां भी बैठते थे। 6:20 हो चुके थे। हर रोज़ 6 बजे इसकी शिफ्ट खत्म हो जाती थी, ताहम इसे 7 बजे तक काम करने की इजाज़त थी। तमाम तर कंप्यूटर्स की स्क्रीन ऑफ थी। ऑफिस में इसके अलावा 2 और साथी दिखाई दे रहे थे, निक निकोल और बेला मोए। ग्लेन ने अपनी कुर्सी संभाल ली और फ़ोन ने तवज्जो मबजूल कराई। कॉल फ्रंट डेस्क से आई थी। कोई औरत 1 घंटे से इसका इंतज़ार कर रही थी। वो क्या चाहती है? ग्लेन ने इस्तकबालिया से सवाल किया। मंगल के रोज़ जो एक्सीडेंट हुआ था, इसके बारे में बात करनी है। इसका होने वाला दूल्हा गायब है। वो फ़ौरन समझ गया कि कौन है। ओके, मैं वहीं आ रहा हूँ। एशली हार्पर हालत गम में अपनी तस्वीर की मानिंद हसीन नज़र आ रही थी। ग्लेन इसे इंटरव्यू रूम में ले आया। एशली ने अपना क्लासिक हैंडबैग फर्श पर रख दिया। खूबसूरत आंखों में गम की परछाइयाँ हलकोरे ले रही थी। बालों की एक लिट पेशानी पर थी। बकिया बाल चेहरे के दाईं और शानों पर लहरा रहे थे। ग्लेन ने हैरत महसूस की। इन हालात में भी बहुत कम अफराद अपना ख्याल रख पाते हैं। तुम तक पहुंचना मुश्किल है, इसने सुरीली आवाज़ में कहा। मैंने 4 मैसेज भेजे थे। मैं माज़ूर ख़्वाह हूँ। नफरी कम है, 2 अलील है, 2 छुट्टी पर है। मैं तुम्हारी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। ये बड़ा अलमनाक है। हफ्ते को शादी है, चर्च बुक है, 200 मेहमान मदऊ किए गए हैं। क्या तुम वाकई समझ रहे हो कि मेरी क्या कैफियत है? मान इसकी आंखों से मोती बरसे और रुखसारों पर लकीरें बनाने लगे। एशली ने हैंडबैग से टिशू निकाला। मैं फिर माजूर करता हूँ, लेकिन सुबह से बात करने के बाद मैं तुम्हारे मसले के हल में ही लगा हुआ हूँ। ग्लेन ने वजाहत की और एशली की आंखों में सवाल था। अभी बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं पुरुमीद हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? एशली ने तरीका का मालूम करना चाहा। आमतौर पर मिसिंग पर्सन के लिए हम ये आम केस नहीं है। एशली ने कता कलामी की। माइकल दिन में 4-5 मरतबा मुझे फ़ोन करता था और अब 2 दिन गुजर चुके हैं। ग्लेन ने बगौर इसके तासुरात का जायजा लिया, लेकिन कोई गैर मामूली बात न पढ़ सका। इससे यही नजर आया कि एक बेकरार लड़की इसके सामने है जिसे प्यार करने वाला खो गया है। अगर वो गलत हुआ तो फिर एशली एक शानदार अदाकार ही हो सकती है। देखो, 2 दिन अलार्मिंग नहीं। हाँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि मौजूदा सिचुएशन में 2 दिन का वक्फा बहुत ज़्यादा है। अजीब तर है। कुछ हुआ है और इसके दोस्त मुलव्वस हैं। मैं नहीं जानती कि उन्होंने माइकल के साथ क्या किया। अचानक ही वो खामोश हुई। आंखें फिर से भर रहीं। इसने टिश्यू पेपर निकाला। हम इसे तलाश कर लेंगे, ग्लेन ने नरमी से कहा। हादसे के मकाम के अतराफ में तलाश जारी है। हासास मकामात मसलन एयरपोर्ट, सी पोर्ट पर पुलिस अलर्ट है। क्या तुम समझते हो कि वो भाग रहा है? ग्लेन ने एक खास तरीका इस्तेमाल करने का फैसला किया जो इसने राय से सीखा था। ये रूबरू झूठ पकड़ने का तरीकाकार था। इसने इससे सवाल किया, तुमने आज लंच में क्या खाया है? एशली ने हैरत से इसको देखा। मैंने क्या खाया था? हाँ, वो गहरी नज़रों से इसकी आंखों में देख रहा था। पुतलियाँ दाएं की तरफ झुक कर वापस आई। ग्लेन ने खुद से कहा, इंसानी दिमाग दाएं बाएं 2 हिस्सों में तकसीम होता है। दायां हिस्सा यादाश्त के लिए मुहदस होता है, बाएं जानिब तहकीकी अमल प्रोसेस होता है। बायां हिस्सा कुछ वक्त सर्फ करता है। बाज़ अफराद के लिए ये अमल दिमाग के दाएं हिस्से में वकूअ पज़ीर होता है। सवाल पूछने पर आंखें दाएं या बाएं जानिब झुकती हैं। झूठ बोलने वाले की आंख मेमोरी मोड की तरफ जाती है। खाने के मुतालिक झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। एशली की आंखें दाएं जानिब गई। तयन हो गया कि इसकी यादाश्त दिमाग के दाएं जानिब है। मैंने आज लंच नहीं किया, इसने जवाब दिया। आंखों में देखते हुए ग्लेन ने दूसरा सवाल किया। मिस हार्पर, तुम अपने मंगेतर के कारोबारी मामलात में किस हद तक वाकिफ हो? कुछ ज़्यादा नहीं, वो बोली। बतौर सेक्रेटरी मैं 6 माह से काम कर रही हूँ। ग्लेन ने तयशुदा सवाल दागा। तुम इसकी कमीन में आईलैंड की कंपनी के बारे में जानती हो? एशली के चेहरे पर हैरत ही हैरत थी, लेकिन आंख की पुतली फौरन बाएं जानिब गई। वो झूठ बोलने वाली थी। कमीन आइलैंड? ग्लेन ने एक नोटबुक निकाली। माइकल और इसका पार्टनर मार्क वांट, तुम जानती हो कि वहाँ इनकी कंपनी HW प्रोपराइटर इंटरनेशनल के नाम से है। ग्लेन का अंदाज बज़ाहिर सवालिया था। वो खामोशी से इसे तक रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात मुझे मालूम नहीं है। ओके, ग्लेन ने सर हिलाया। कुछ और बताओ? एशली की आवाज़ में हल्का सा दबाव था। कुछ और नहीं है, मुझे तवक्को है कि तुम्हारे पास मालूमात होगी, ग्लेन ने जवाब दिया। एशली की आंखें फिर बाएं जानब गई। नहीं, वो बोली, मैं माजूर था हूँ। ग्लेन ने घड़ी देखी। मेरे जाने का वक्त है। उम्मीद है जल्द ही कोई अच्छी इतला तुम तक पहुँचाऊँगा। कैबिन काट कबाड़ का नमूना पेश कर रहा था। कैबिन मकान के अकब में था। वहाँ डेवी टीवी पर अमरीकी शो देख रहा था। इसका पसंदीदा किरदार सुराग रसां रेनाल्डो कर्ट्स था। वो खुद प्रोग्राम देखने में महव था। इस पर जोशो खरोश और हेजानी कैफियत तारी थी। वो बाआवाज़ बुलंद तारीफ के साथ हदायत भी जारी कर रहा था। कमर्शियल ब्रेक के दौरान इसकी तवज्जो वॉकी टाकी की तरफ गई। वॉकी टाकी उठाकर इसने एरियल वायर खींचा। इसी वक्त कैबिन के दरवाजे में जूरी नमूदार हुई। डेवी 5 मिनट में बाहर आ जाओ। डैडी 15 मिनट। इसने वॉकी टाकी आड़ में किया। 5 मिनट। डैडी 10 मिनट प्लीज़। डेवी ने वॉकी टाकी में बैटरी फिट की और 2 में से एक बटन दबाया। कुछ ना होने पर इसने दूसरा बटन दबाया। इसने कान से लगाकर सुनने की कोशिश की। मान बुलंद मर्दाना आवाज़ गूंजी, हेलो। घबराहट में वॉकी टाकी नीचे गिर गया। हेलो हेलो। डेवी हैरत और खुशी से
मिले जुले जज्बात के साथ वाकी टाकी को घूर रहा था। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। वो डैडी के गुस्से से डरता था। आ रहा हूँ, वो बोला और जल्दी से दूसरा बटन दबाकर अमरीकी अंदाज में कहा, सॉरी इस वक्त बात नहीं कर सकता, मेरी पिटाई हो जाएगी, समझ रहे हो। डेवी ने वाकी टाकी बिस्तर के नीचे डाल दी। रुको, हेलो, प्लीज़ हेल्प मी, माइकल ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये क्या मजाक है। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने वक्त देखा, 8:50। इसे मुगालता होने लगा। सुबह का वक्त है, ये शाम का। इसे गुमान था कि शाम है और कल जुमा। ये क्यों कर हो सकता है। एक्चुअली इनके सर पर सवार होगी, फिर वो लोग क्यों आ नहीं रहे। ये डेवी कौन है। माइकल का जिस्म पूरी तरह दुख रहा था। हर जोड़ में तकलीफ थी। हरकत करने की नहायत मामूली गुंजाइश थी, जिसके बायस बदन बुरी तरह अकड़ गया था। जिस्म पानी की कमी का शिकार होना शुरू हो गया था। सर में धमाके हो रहे थे। मुझे यहाँ से निकालो, वो चिल्ला उठा। फिर ताबूत की छत पर हाथ पैरों से जरब लगाई। इसे खुद भी कुछ करना होगा। ये गैर मामूली सूरत हाल थी। ये सोचने का वक्त नहीं था। कुछ फैमिली का वक्त गुजर गया। वो इंतजार करते करते मर जाएगा। माइकल ने हिम्मत की, बेल्ट निकाली। आहने बकल को इसने अपने ऊपर ताबूत की चोपी अंदरूनी सतह पर रगड़ना शुरू कर दिया। इससे अंदाजा हो गया कि लकड़ी टैग की थी। दोहरी मुसीबत, लकड़ियों में टैग सबसे मजबूत होती है। थोड़ी ही देर में बेल्ट का आहनी बकल गर्म हो गया। माइकल ने हरकत रोक दी। रुक रुक कर इसे ये काम करना था, थकन से लड़ना था, किसी तरह इस मनहूस डब्बे से निकलना था। रात का अंधेरा जल्द फैल गया। मार्क ने कार एक बस स्टॉप के पीछे खड़ी की। बारिश का सिलसिला जारी था। सड़क पर गाड़ियां कम थी या प्यादा कोई नहीं था। इसने बेसबॉल कैप चेहरे पर झुकाई, कॉलर खड़े किए। कोई इसकी तरफ मुतवज्जह नहीं था। वो माइकल के अपार्टमेंट ब्लॉक के शेल्टर पोच की तरफ चला गया। छठे फ्लोर पर पहुंचकर कॉरिडोर में माइकल के अपार्टमेंट की तरफ गया। माइकल इस सहूलत के लिए एक फालतू चाबी डोरमेट के नीचे रखता था। मार्क ने इत्मीनान की सांस ली। चाबी वहां पर मौजूद थी। चाबी इसने जेब में रखी और एहतियातन डोरबेल पर उंगली रख दी। इंतजार करते हुए इसने सुनसान कॉरिडोर को देखा। फिर चाबी की मदद से दरवाजा खोलकर फुर्ती से अंदर आ गया। दरवाजा इसने अपने पीछे बंद कर दिया। लाइट्स ऑन करने की बजाय इसने टॉर्च निकाली, क्योंकि अपार्टमेंट की बालकनी के मुखालिफ समय दूसरी बिल्डिंग थी। मुमकिन है कोई वहां से निगरानी कर रहा हो। मार्क ने गीली टोपी और ओवरकोट उतार दिया। अब इसने टॉर्च की रोशनी में अपने मतलूबा शय की तलाश करना शुरू की। आंसरिंग मशीन पर इसने पैगामात सुने। पहला पैगाम माइकल की माँ का था। हेलो माइकल, मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ, क्या तुम पहुँच गए हो। इसकी आवाज़ में खौफ था। दूसरा पैगाम एशले का था। माइकल डार्लिंग, प्लीज़ कॉल मी, तुम कहाँ हो, प्लीज़ कॉल करो, आई लव यू। मार्क ने पैगामात सुने। कोई भी काम की बात नहीं थी। इसने किसी पुलिसमैन की तरह अपार्टमेंट को छाना, लेकिन वो अपनी मतलूबा शय हासिल करने में नाकाम रहा। मुंह का जायका कड़वा हो गया। बुरी खबर थी। फायर स्केप के जरिए वो अकबी जानिब से बिल्डिंग से निकल गया। 15 मिनट बाद वो अपनी BMW एक 56 काउंटी अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पार्क कर रहा था। वो तेज कदमी के साथ इस्तकबालिया की तरफ गया। वहां से लिफ्ट के जरिए चौथी मंजिल पर। अब इसका रुख इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिट ICU की जानिब था। जॉश का बेड कोने में था। इस वक्त जॉश का वहाँ नाम और निशान भी न था। मार्क ने घबराहट महसूस की। क्या वो बेहतर हो रहा है। इसे दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। मार्क तेजी से रिसेप्शन डेस्क पर आया। यस, क्या मदद कर सकती हूँ। मार्क ने जॉश के बारे में इस्तफसार किया। आप रिश्तेदार हैं, नर्स ने सवाल किया। नहीं, बिजनेस पार्टनर। जवाब देते ही मार्क ने तस्वीर में खुद को थप्पड़ मारा। इसे खुद को बाई जाहिर करना चाहिए था। मैं माजरत चाहती हूँ, नर्स ने कहा। इतला रिश्तेदार को ही दी जा सकती है। दूसरी कॉल सुनकर नर्स वहां से हट गई। मार्क ने मोबाइल निकाला। इसके सामने तंबीह लिखी थी कि अस्पताल में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ममनू है। लिफ्ट में वो वापस ग्राउंड फ्लोर पर आया। खौफ बढ़ता जा रहा था। मुख्तलिफ कॉरिडोर से होता हुआ वो मेन एंट्री पर आया। वो इस्तकबालिया के करीब था। मान एक नस्वानी हिस्टेरियाई चीख बुलंद हुई। मार्क ने पलट कर देखा, वो जोई थी। आंखों से आंसू बरस रहे थे। तुम और तुम्हारा दोस्त माइकल और अहमकाना मजाक। वो गुस्से से छी, तुम बेवकूफ़ बाउले और तुम्हारे दोस्त भी। वो रोती हुई मार्क के बाजुओं में आन गिरी। वो चला गया। मार्क, वो मर गया। जॉश मर गया। ओ प्लीज़। जोई की हालत हासी हराब थी। मार्क तसल्ली देने वाले अंदाज में इसकी पुश्त सहला रहा था। इसका अंदरूनी खौफ व हरास रफा हो गया। इसने अपने सुकून और तमानियत को जाहिर होने नहीं दी। माइकल हड़बड़ाकर ख्वाब की कैफियत से बाहर आया। उठने की कोशिश में सर ताबूत की छड़ से टकराया। अज़ियत ने इसे सिसकने पर मजबूर कर दिया। इसने बाजुओं को हरकत देने की नाकाम कोशिश की। क्लस्ट्रोफोबिया ने असाब को रेजा रेजा कर दिया था। मुझे निकालो यहाँ से। वो शोर मचाने लगा। ओह प्लीज़ मुझे निकालो। इसने टटोल कर टार्च उठाई। रात के 11:15। जुमेरात है ये जुमा। जिस्म का निचला हिस्सा सारा पसीने से तर था। इसने उलझ कर पहलू से नीचे देखने की कोशिश की। पानी कम से कम 2 इंच पानी था। यह पसीना नहीं था। इसने खुद से कहा। हथेली का कप बनाकर इसने नदीदों की तरह नमकीन गंदा पानी पिया। आम हालात में इंसान ऐसे पानी के करीब भी नहीं जाता, लेकिन इस वक्त इसने कई मरतबा हथेली से पानी पिया। दफातन इस पर यह खौफनाक हकीकत आश्कार हुई कि पानी ज़मीन या बारिश का था। भयानक ख्याल जहरीले सांप की तरह इसके दिमाग में रेंगने लगा। क्या पानी बुलंद हो जाएगा। क्या कब्र पानी में है जो रिस रिस कर ताबूत में आ रहा है। वो बेल्ट के बकल के साथ फिर ताबूत की छत खुरचने लगा। बरादा या मिट्टी आंखों में ना जाए इसलिए इसने आंखें बंद कर रखी थी। कम वक्त में बकल बहुत ज़्यादा तपने लगा। माइकल ने विस्की की बोतल ताबूत की छत पर मार के तोड़ दी।
हाथ बचाने के लिए इसने ताबूत का निचला हिस्सा पकड़ा और कांटदार हिस्सा ताबूत पर रगड़ने लगा। अचानक ही इसे एहसास हुआ कि कब्र के ऊपर कोई है। इसने थम कर कान लगाए, कदम रखने की आवाज़ फिर आई। ताबूत में लर्जिश पैदा हुई। माइकल के जिस्म का हर खुलिया उम्मीद से भर गया। बिलाहिर वो आ गए। इसने सोचा, कुत्तो बहुत हो गया, जल्दी करो। वो चीखा। खामोशी, सुकूत, सन्नाटा। इसने मुट्ठी ताबूत पर मारी। बहुत वक्त गुजर गया है, ये मजाक नहीं है, सुन रहे हो तुम? सन्नाटा, खामोशी। कैसे वहम हुआ था? क्या कोई जानवर था? नहीं, ये वहम नहीं था, इसने सोचा। हेलो हेलो। वो दीवानावार बोतल और हाथ का इस्तेमाल कर रहा था। सांस लेने के लिए जो ट्यूब वो लोग छोड़ गए थे, वो ट्यूब ऊपर से किसी ने बाहर खींच ली थी। थोड़ी सी मिट्टी अंदर गिरी, ट्यूब वाला सुराख खाली रह गया। मार्क अंधेरे में मुश्किल देख पा रहा था। दहशत की सुर्खी। माइल कहर ने इसे अपनी लपेट में ले रखा था। माइकल की आवाज़। इसने माइकल की आवाज़ सुनी थी। जंगल, बारिश और कीचड़। बूट कीचड़ की वजह से भारी हो गए थे। बेसबॉल कैप से पानी फिसल कर चेहरे को भिगो रहा था। BMW का दरवाजा खोलकर वो अंदर बैठ गया। हाथों पर दस्ताने थे। इसने गाड़ी स्टार्ट की। रुख कब्र की तरफ था। हेडलाइट्स की रोशनी में कब्र और कब्र से परे दरख्त नजर आ रहे थे। वो घूरता रहा। ताबूत की शीट पर इसने जार्जनकार बिखेर कर कब्र के असरार छुपाए। वो अपने बदन की लर्जिश पर काबू पाने में नाकाम रहा। इसने गाड़ी वापस घुमाई और कुछ देर बाद मरकजी सड़क पर आ गया। एक मोड़ लिया तो सामने से कार की हेडलाइट्स नजर आई। पीछे और कारें थी। मार्क की गिरफ्त स्टीयरिंग पर अज खुद सख्त हो गई। पेट में ईंठन होने लगी। गाड़ियां गुजर गई। मार्क ने दूसरा मोड़ लिया। 25 मिनट के बाद वो आर्लिंगटन रिजर्वायर क्लब की जेटी पर था। इंजन बंद करके इसने टार्च उठा दी। घड़ी की सुइयां 12 बजाकर आगे सफर कर रही थी। वो अंधेरे में गाड़ी से बाहर आया। वो बेलचे इसने कब्र के पास से उठाए थे। बेलचे और सांस लेने वाली ट्यूब लेकर वो चोबी जेटी के आखिरी सिरे की तरफ चल पड़ा। जब वो और माइकल लड़के थे तो यहाँ सेलिंग किया करते थे। बाद में उन्होंने समंदर में जाना शुरू कर दिया। जेटी के कोने पर पानी 25 फुट गहरा था। क्लब और अतराफ में खामोशी थी। मार्क ने बेलचे और सांस लेने वाली ट्यूब पानी के हवाले की। फिर कीचड़ ज़दा बूट उतार कर पानी में फेंक दिए। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर वापस चला गया। गाड़ी में नए लोफर रखे थे। कपड़े से पैर साफ करने के बाद इसने लोफर पहने। गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ रवाना हो गया। सबसे पहले इसने कार वॉश पर जाना था। डेवी ने अपने कैबिन का दरवाजा खोला। अंदर टेलीविजन बदस्तूर चल रहा था। वो कम में टेलीविजन बंद किया करता। स्क्रीन पर पुलिस और बैंक रॉबर्स में फायरिंग का तबादला हुआ था। प्रोग्राम में डेवी का पसंदीदा ऑफिसर जेम्स भी एक्शन में था। डेवी ने पुरजोश अंदाज में फौरन जेम्स को मशवरे देने शुरू कर दिए। जाहिर है जेम्स ने ध्यान नहीं दिया। डेवी ने रिमोट उठाया। अचानक इसे वाकी टाकी का ख्याल आ गया। फ्रिज से कोक की बोतल उठाकर खोली और बेड पर बैठ गया। आधी रात बीत गई। 2:10 हो रहे थे। किसी को तो बताना था कि इसने डैडी के साथ मिलकर कितने खरगोश शिकार किए। बोतल खाली करके वो घुटनों के बल फर्श पर आ गया और बेड के नीचे से वाकी टाकी निकाला। एरियल बाहर निकालकर इसने टॉक का बटन दबाया। बेबसी और मायूसी ने माइकल को मफलूज कर दिया। वो बाकायदा आंसू बहा रहा था। जुमे की सुबह थी और कल इसकी शादी होनी थी। कोई जानवर नहीं, इंसान था जो कब्र पर आया। कदमों की आहट किसी इंसान की थी, लेकिन वो कौन था? इसने ट्यूब क्यों निकाली? एशले कहाँ होगी? वो क्या सोच रही होगी? वो झूठी उम्मीद के सहारे सांस ले रहा था कि महज ये एक भयानक ख्वाब है। ख्वाब से बेदार होगा तो एशले इसके साथ बिस्तर में होगी। मान एक तेज सिकारी जैसी आवाज़ आई। वाकी टाकी। माइकल के जहन ने नारा लगाया। इसने बेकरारी से हाथ चलाकर टॉर्च तलाश करके रोशन की। फिर वाकी टाकी उठाया और टॉक का बटन दबा दिया और टॉर्च ऑफ कर दी। हेलो हेलो, वो बेताबी से बोला। डेवी, तुम्हें नहीं पता? डेवी की आवाज़ आई। 5 खरगोश इतनी घास खा जाते हैं जितनी एक भेड़। शर्त लगाता हूँ कि तुम्हें ये नहीं मालूम होगा। माइकल का जहन बुरी तरह उलझ गया। तुम कौन हो? क्या मैं मार्क, जॉश या ल्यूक से रब्ता कर सकता हूँ या फिर पीटर से? दूसरी जन्म खामोशी का वक्फ आया। क्या तुम चले गए? नहीं, मैं कहीं नहीं गया। डेवी ने जवाब दिया। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसका कोई नाम नहीं। देखो डेवी, ये मजाक का मौका नहीं है। प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम जेल में हो क्या? डेवी ने अमरीकी बिगड़े लहजे में सवाल किया। माइकल ने गुस्से को दबाया। जेल नहीं, यहाँ हूँ। यहाँ कहाँ? इस मनहूस ताबूत में। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नहीं नहीं, तुम बहुत ज़हीन हो। ठीक है, हाँ ठीक है। डेवी ने कहा। बहुत देर हो गई है, मुझे सोना है। नहीं नहीं, रुको मेरी बात सुनो। लेकिन वाकी टाकी खामोश हो चुका था। माइकल हैरान परेशान था कि डेवी नामी पागल कौन है और इसके दोस्त कहाँ हैं। इसने पानी की सतह में हाथ डालकर सतह आप को चेक किया। हाथ कलाई तक पानी में चला गया। पानी ऊपर आ रहा था। राय सुबह 9 बजे ऑफिस में था। इसने कोई काम शुरू नहीं किया कि ग्लेन आदम का क्या तकलीफ है? रॉय ने कुर्सी की पुश से टेक लगाई। तुम्हारी खोपड़ी की जरूरत है। ग्लेन ने कुर्सी की सीटी। बको। रॉय बोला। देखो, स्टैग नाइट पर 5 आदमी थे। इनमें से एक की शोहरत जोकर की थी जिसकी शादी होने वाली थी। वो माजी में अपने दोस्तों की शादी के मौके पर प्रैंक करता था। खूब आदमी, दिलचस्प था। यह शायद है। रॉय ने तबसरा किया। वो 5 साथ निकले हैं। वापसी पर 3 एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और माइकल गायब है। चौथा कोमे में था। कल रात वो जहाने फानी को खैराबाद कह गया और अब जुमा की सुबह है, यानी 24 घंटे में माइकल की शादी है। मेरे पास 2 अफराद बचे हैं, माइकल की मंगेतर एशले हार्बर और माइकल का बिजनेस पार्टनर मार्क वांट। कुछ बोलो। जरूरत पड़ने पर बोलूंगा। रॉय ने कहा। बयान जारी रखो। हमने माइकल के कंप्यूटर से कैमियन आइलैंड में बैंक अकाउंट का सुराग लगाया था। ग्लेन ने कहा। स्टैग नाइट पर इसका पार्टनर नहीं था, सिर्फ वही बचा है क्योंकि इसकी फ्लाइट ताहिर का शिकार हो गई थी। वो टाउन से बाहर फंस गया था।
राय मुस्कुराया। मुस्कुराने की वजह ग्लेन का सवाल था। फ्लाइट का लेट हो जाना इसके इख्तियार से बाहर है। इसका मनसूबा कुछ और ही था और वो वैसे भी वक्त पर नहीं आ पाता। फ्लाइट की ताहीर ने इसकी गैर मौजूदगी को फुल प्रूफ और आसान बना दिया है। राय ने तजिया पेश किया। तुम्हारा तजिया कुछ कबल अज़ वक्त नहीं, फिलहाल कबल अज़ वक्त है, लेकिन जल्द या बदेर अकदा कुशाई हो जाएगी। और बताओ, ग्लेन मुतजस्सिस था। तुम बताओ कि माँ का क्या कहना है कि माइकल कहाँ गया? क्या कैमियन आइलैंड चला गया? राय ने उल्टा सवाल किया। राय, तुम माइकल के मंगेतर को देख चुके हो। बिलाशुबा वो काफिर अदा कातिल आम है और होशियार भी। ग्लेन बोलते बोलते चुप हो गया। बोलते रहो, राय ने कहा। मैंने तुम्हारा फार्मूला आजमाया था। बुलबुल कैमियन आइलैंड के बारे में झूठ बोल रही है। मेरा मतलब है इसने लाइल्मी का इजहार किया। शायद वो अपने मंगेतर को बचाना चाहती हो। राय ने ख्याल जाहिर किया। तुम्हारी क्या राय है? गालिबन इसके दोस्त माजी का हिसाब बराबर करना चाहते थे। उन्होंने माइकल को कहीं वक्ती तौर पर बांध कर डाल दिया और खुद भी मारे गए, या शायद वो भी किसी हादसे का शिकार हो गया है। लेकिन यह भी मुमकिन है कि इसने गैर कानूनी अकाउंट को तरजीह दी हो और सबको नजरअंदाज करके कैमियन आइलैंड भाग गया हो। माँ की मालूमात क्या कहती है? माँ के इल्म में था कि वो माइकल के साथ किसी किस्म का प्रैंक करने वाले हैं। ग्लेन ने जवाब दिया। एशले भी जानती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मनसूबा क्या था। वो माइकल के साथ क्या करना चाहते थे। तुमने रूट पर मौजूद शराब खानों को चेक किया? हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी देखी। और वैन? राय ने सवाल किया। ग्लेन ने जवाब नहीं दिया। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। खूब, बहुत खूब। सबसे पहले तबाहशुदा वैन का मलबा चेक करना चाहिए था। राय की पेशानी पर शिकने नमूदार हुई। क्या तुम्हें सबसे पहले वैन नहीं चेक करना चाहिए था? हाँ, मुझसे गलती हुई। ग्लेन ने एतराफ़ किया। और एयरपोर्ट्स का क्या हुआ? वहाँ तस्वीर फैला दी गई हैं। मिसिंग पर्सन अलर्ट जारी कर दिया गया। पानी मुतवातर मखसूस रफ्तार से बुलंद हो रहा था। माइकल के अंदाजे के मुताबिक हर 3 घंटे में 1 इंच पानी ऊपर आ रहा था। अब इसके कान ही पानी से बाहर रह गए थे। ठंड ने इसे कांपने पर मजबूर कर दिया था। टूटी बोतल का एक टुकड़ा बाकी रह गया था। बाजू दुख रहे थे। ताबूत के ढक्कन में इसने हादसा सुराख कर लिया था, लेकिन अभी ढक्कन तोड़ने के लिए वो रखना नाकाफी था। वो ये जंग हारे जा रहा था। ताबूत तोड़ने से पहले इसका सर पानी में चला जाना था। ग्लास के अलावा बेल्ट बकल भी इसके पास था। वो हर 15 मिनट के बाद वॉकी टाकी के बटन को चेक करता रहा। जुमा का दिन था और 11 बज रहे थे। दफातन वॉकी टाकी की मखसूस आवाज़ बुलंद हुई। वही बिगड़ा हुआ अमरीकी लहजा डेवी की आवाज़ थी। माइकल ने टाक बटन प्रेस किया। डेवी डेवी सुनो, माइकल ने तड़प कर कहा। मैं खबरें सुन रहा हूँ। वो बोला, ये न्यूज़ मैं पहले देख चुका हूँ कि वो खौफनाक ट्रैफिक एक्सीडेंट है। मैं मंगल को वहाँ गया था। गाड़ियों का मलबा है, सब मर गए और एक गायब है। वॉकी टाकी पर माइकल की गिरफ्त सख्त हो गई। दिल की धड़कन में इजाफा हो गया। डेवी, कौन सी गाड़ी थी? फोर्ड ट्रांजिट। एक आदमी बच गया है, लेकिन वो अस्पताल में चल बसा। माइकल का दिल हलक में धड़क रहा था। डेवी प्लीज, गुमशुदा आदमी का नाम बताओ। मुझे नहीं मालूम, उसकी शादी होने वाली थी। माइकल ने आंखें बंद कर ली। ओ नो, ओ नो, ओ गॉड। डेवी, वो हादसा मंगल की रात 9 बजे के लगभग हुआ था। हाँ, तकरीबन। माइकल का जिस्म हिल रहा था। इसने वॉकी टाकी को मुंह के करीब कर लिया। वो तकरीबन चिल्ला उठा। डेवी, मैं ही वो गुमशुदा आदमी हूँ जिसकी शादी होने वाली है। गौर से सुनो, जाना मत। मुझे काम है, मुझे जाना है। डेवी ने कहा। माइकल हलक के बल छिया। नहीं नहीं, प्लीज मत जाओ, मेरी बात सुनो। डेवी अभी तक लाइन पर था। दुनिया में तुम वो वाहिद शख्स हो जो मेरी मदद कर सकते हो। दूसरी जानिब खामोशी के वक्फे के बाद आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारा नाम क्या है? माइकल हैरिसन। माइकल ने बेताबी से जवाब दिया। टीवी पर तुम्हारा नाम आया था। डेवी ने तस्दीक की। डेवी, तुम्हारे पास कार है? तुम ड्राइव कर सकते हो? डैडी के पास पिकअप ट्रक है। जवाब आया। मैं तुम्हारे डैडी से बात कर सकता हूँ? मैं नहीं जानता, वो मसरूफ़ है। हमें किसी जगह से मलबा हटाना है। माइकल सोच में पड़ गया। वो बदहवास हो रहा था कि इस अनोखे किरदार को कैसे समझाए। फिर इसने कहा, डेवी, तुम हीरो बनना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि टीवी पर तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाए? डेवी की आवाज़ में अचानक खिजान नमूदार हुआ। मैं टीवी पर? जैसे मूवी स्टार्स होता है? हाँ हाँ बिल्कुल। बस डैडी से मेरी बात करा दो, मैं बता दूंगा कि तुम मूवी स्टार कैसे बनोगे। माइकल पूरा उम्मीद होने लगा। तुम वॉकी टाकी उनको दे दो। मसला है, डैडी को नहीं पता कि मेरे पास वॉकी टाकी है, वो गुस्सा करेंगे। माइकल ने कहा, तुम इन्हें असल बात बता दो, मेरा नाम बता दो, वो तुम पर फख्र करेंगे, वो तुम्हें हीरो ख्याल करेंगे। तुम ऐसा समझते हो? डेवी ने सवाल किया। मुझे यकीन है, माइकल ने कहा। मुझे जाना है, फिर मिलेंगे। एशले एक छोटे से कमरे में आरामदेह चेयर पर बैठी हुई थी। ये माइकल की माँ का घर था। जिल हैरिसन बिल मुकाबिल सोफे पर बैठी थी। दोनों आप दीदा और उदास थी, एक मंगेतर की वजह से और दूसरी अपनी बेटे की वजह से। दोनों एक दूसरे को तसल्ली दे रही थी। माइकल के दोस्तों के बारे में बातें कर रही थी। जिल हैरिसन अपने बेटे के औसाफ गिनवा रही थी। एशले ताईद में सर हिला रही थी। दोनों उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान भटक रही थी। गुजरते हुए लम्हात इनको नाउमीदी की तरफ धकेल रहे थे।